देखो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इससे पहले पढ़े ये कि एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या था वो समझा दिया था। उस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी लास्ट में करा देंगे एक साथ, ताकि समझने में आसान रहे। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना। रीज़न ये है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। न्यूमेरिकल के बनने की चांसेस कम रहेंगी, बट थ्योरेटिकल के बनने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, पहले एक हेडिंग क्या कह रही है दो क्लियर कर लो। फोर्स मूविंग चार्ज है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है। तो अभी जो इसमें आप इक्वेशन ड्राइव करेंगे वो इक्वेशन किसके लिए आएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। पेपर में यही वो चेंज कर देंगे, वो लिख देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, तो वो आपको नॉन यूनिफॉर्म कर देंगे। तो इसीलिए पहली बात तो ध्यान रखना जो भी आप कर रहे हो। और वैसे भी अगर आपको याद होगा, चाहे गॉस लॉ हो चाहे बायो-सेवर्ट लॉ हो, आपका एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता था कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह हर पॉइंट पे आपको क्या करनी है, कांस्टेंट करनी है या सेम लो। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट कर दोगे, इसका मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया कैसा है, यूनिफॉर्म ही लिया है। तो आप ज़्यादातर जो कैलकुलेशन करते हो वो मैग्नेटिक फील्ड आप क्या मान के करते हो, यूनिफॉर्म मान के करते हो। दूसरा कह रहे हैं कि आपका फोर्स निकालना है किसी भी मूविंग चार्ज पे। अब आप हमको ये बताइए यहाँ पर मूविंग चार्ज क्यों लिखा है, सिर्फ चार्ज भी तो लिख सकता था। फोर्स ऑन अ चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी तो लिख सकता था, मूविंग क्यों लिखा है? क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था ये जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। किसी भी कंडक्टर के अंदर या कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड कितने तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो, तीसरी बार पूछ रहे हैं ये, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। पहला मैग्नेट ले आओ, दूसरा किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट दौड़ा दो या किसी भी चार्ज का मोशन करवा दो, क्योंकि रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, जब चार्ज किसमें होता है, मूविंग में होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने सीधे सीधे कहा हमारा चार्ज चाहे रुका होगा तब भी हम फील्ड बनाएंगे, हमारा चार्ज चलेगा तब भी हम फील्ड बनाएंगे। क्योंकि आपके पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो अवे द चार्ज निकलेगा फील्ड लाइंस, और अगर नेगेटिव होगा तो टूवर्ड जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा नखरे नहीं हैं, वो रेस्ट चार्ज पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा और मूविंग चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ज़्यादा नखरे किसके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के। उनका क्लियर कट स्टेटमेंट है कि मैं जब भी बनूंगा तो मेरे लिए चार्ज हमेशा किस में होना चाहिए, मूविंग में होना चाहिए, रेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक। आप यहाँ रेस्ट करके ही क्या निकाल पाओगे जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगी वहाँ। तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको अपना चार्ज किस में रखना पड़ेगा, मूविंग में। तो हेडिंग पहले समझ लो कि क्यों हेडिंग में ये सब कहा गया है। तो मूविंग चार्ज अगर आपके पास प्रेजेंट है तो मूविंग चार्ज के ही आपका क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। समझ आया? अब दोनों को एनालॉजी है, दोनों का रिलेट करो। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है और उसमें चार्ज मूव कर रहा है तो क्या उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। और मैंने बताया था फील्ड का काम क्या होता है, फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स लगाना। और कैसा फोर्स लगाता है वो, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाता है। तीन तरीके की फील्ड है आपके पास, एक पिछले साल पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड, एक अभी इसी साल पढ़े हो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक आप अभी जस्ट पढ़ रहे हो। तो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड को हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को, फील्ड का काम होता है बिना छुए बॉडी पर फोर्स लगाना। तो फील्ड का काम है। अगर आपने अपने मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उस मूविंग चार्ज पर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं। मतलब कि कुल मिला के वो जो चार्ज आप ले हो, जो फील्ड में आप जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो उस पर फोर्स लगना। तो सवाल ये है कि कितना लगेगा। जैसे अगर शायद आपको याद हो, आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, अब सवाल का जवाब आप अगर तुरंत दे दें तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें मैंने क्यू चार्ज रख दिया तो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। और उसी फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स रखा गया था। इस पे कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा,
QE 14वां बार है जो पूछ रहे हैं ये। F इज इक्वल टू इतना, किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर QE जितना फोर्स लगता है, समझ आए? तो इसका मतलब है अगर कहीं पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कहीं पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस मूविंग चार्ज पे भी क्या लगेगा? फोर्स, क्योंकि मूविंग चार्ज पे ही मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। अगर रेस्ट हो जाएगा चार्ज तो रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन रेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। ये डिफरेंशिएट करे रहो, क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है आगे, और वहां अभी आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और फिर सारे एक साथ कंबाइन होंगे, फिर तो वहां पे यही कंफ्यूजन होती है। इसलिए बार बार इस शब्द को जोड़ दे रहे हैं। इसलिए याद रखो कि रेस्ट चार्ज होगा या चार्ज मूविंग होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तब भी लगेगा, फील्ड तब भी फोर्स लगाएगा QE। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो चार्ज का चलना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाता, वो चुप मार के बैठ जाएगा। जब तक इसके पैर चलेंगे तब तक फील्ड फोर्स लगाएगा, जहां इसके पैर रुके फोर्स लगाना बंद कर देगा। ये समझ आया? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से QE फोर्स लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड रखने से और मूव कराने से कितना फोर्स लगेगा, वही निकालना है आपको इसमें। समझ आया? तो जो वहां निकाले हो QE, अब आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगा। ठीक, दूसरी बात, अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 3 तरीके से दिया जाता है, वो तीनों आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। पहला, अगर कहीं बुक में ऐसे बना है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड है। अगर कहीं ऐसे करके ऐसे बना है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड है। अगर कहीं ऐसे बना है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड साइड है, और अगर कहीं ऐसे बना है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड साइड है, और अगर कहीं ऐसे बना है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, प्लेन के अंदर है। समझ आया? और अगर कहीं डॉट करके गो ऐसे किया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। तो पहले सब का मतलब क्लियर रखिएगा, पेपर में वो क्या देते हैं। तो ज़्यादातर आपको यही दोनों मिलेंगे बार बार, और बहुत होगा तो ये मिल जाएगा। इन दोनों का चांसेस कम है। तो दाएं बाएं तो ऊपर नीचे तो समझ में आता है, यही ध्यान रखना। अगर क्रॉस मिला तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के या पेपर के अंदर जा रहा है, और अगर डॉट मिला इसका मतलब वो पेपर के बाहर आ रहा है, मतलब ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ये इनवर्ड दिखाएगा। ठीक, तो हमने क्या है कि जब हमने अपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने अपना जो चार्ज है, यानी जो Q चार्ज है, उस Q चार्ज को V वेलोसिटी से मूव करा दिया, V वेलोसिटी से मूव करा दिया, क्योंकि चार्ज को मूव कराना जरूरी है, क्योंकि कौन सा फील्ड है आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज को मूव करा दिया। अब जब चार्ज को मूव करा दिया तो इस मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? तो हमने क्या चेक किया, हमने ये देखा कि जो फोर्स होता है, जो भी इस पर फोर्स लगेगा, आप ये बताओ प्रैक्टिकली फोर्स लगा कौन रहा है? फोर्स लगा कौन रहा है? इस Q चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अगर फील्ड ही नहीं रहेगा तो फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब है फोर्स लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? फील्ड की। तो जितना ज्यादा फील्ड होगा, जितना स्ट्रांग फील्ड होगा, फोर्स भी उतना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? दूसरा, जब चेक किया गया, जितना बड़ा चार्ज लेके चलोगे, जितना बड़ा चार्ज लेके चलोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। अगर आपके पास 2 कूलाम का चार्ज है और आपके पास 5 कूलाम का चार्ज है तो ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा? 5 कूलाम वाले पे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज लेके बड़ा लेके चलोगे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। एंड लास्ट, जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और करता है, तीसरा है कि
मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में एंगल आपको सेट करना पड़ेगा इसमें। तो पहले हम कैलकुलेट कर देते हैं एक जनरल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला गया है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके बीच का एंगल, तो ये हो गया आपका v sin थीटा। इन तीनों पे डिपेंड करता है फोर्स। अब जैसे यहाँ मैंने सीधे सीधे कर लिया है, बट आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे सीधे नहीं, कुछ एंगल पे दिए हैं। ये Q था आपका, ये किसी एंगल पे ऐसे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से किसी एंगल पर मूव कर रहा है ऐसे, ठीक। अब ध्यान से देखना, हालांकि चलो समझ लो, पूरा ही समझ लो। ये v एंगल से मूव कर रहा है, यहाँ इसका एंगल थीटा है, तो इसके अगर ये थीटा डिग्री है तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। जिधर थीटा उधर कौन सा कंपोनेंट, तो इधर v cos थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा। अब आपको इसमें कॉपी में इसमें समझ में नहीं आएगा, तो इसमें हम आप इसको रियलिटी में चेक करिए। चलिए मान लीजिए इस दीवार से मैग्नेटिक फील्ड निकला और उस दीवार पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। इतना इमेजिन करो, 3D दिमाग में लगाओ कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और उस दीवार में घुस रहा है। समझ आ गया, ठीक। आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q। मैंने इस Q को इसमें रख दिया और इसका जो वेलोसिटी है उसको मैंने ऐसे रखा है। अब ध्यान से देखना, आप इसको इमेजिन खुद करिए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है कि नहीं, ऐसे ऐसे है, तो ये चार्ज है, इस चार्ज की वेलोसिटी मैंने ऐसे नहीं रखी है, उस चार्ज को थोड़ा सा क्या रखा है, एंगल, मतलब ये ऐसे रखा है। चार्ज की जो वेलोसिटी है वो ऐसे है। वो देखा है ट्रॉली बैग पकड़ते हो जब, तो ट्रॉली बैग थोड़ा सा तिरछा करके एंगल में पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो, बस आप वैसे इमेजिन करिए, ये ऐसे ही है। तो अगर ये चार्ज है और इसकी वेलोसिटी ऐसे तिरछी रखे हो, तिरछी तो मतलब अगर जाएगी भी तो ऐसे तिरछी जाएगी, तो अगर ये तिरछे में रखे होगे तो यहाँ से एक थीटा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसे यहाँ बनाए हो, तो यहाँ से थीटा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये जो थीटा एंगल बनेगा इसका दो कंपोनेंट करो, तो इसका एक कंपोनेंट ये आ गया, रेड वाला क्या बन गया, v sin थीटा, और इसका एक कंपोनेंट, अब आया समझ में कि नहीं। ब्लू वाला क्या है, चार्ज की वेलोसिटी, रेड वाला क्या है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये वाला क्या है, उसका पैरेलल कंपोनेंट। अब आप ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। मैग्नेटिक फील्ड के कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, रेड वाला, ब्लू वाला कि ब्लैक वाला, हाँ मैग्नेटिक फील्ड के कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, यही वाला ना, और कौन सा कंपोनेंट है वो, तो ये जो v sin थीटा है ये डिसाइड करेगा कि कितना फोर्स लगाना है, ये डिसाइड करेगा, ये उसके पैरेलल में डिसाइड नहीं करेगा। तो ये कंपोनेंट नहीं काम करेगा, ये कंपोनेंट काम करेगा। तो इसीलिए फोर्स किस पे डिपेंड कर गया, उसके पर वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट पर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे। v sin थीटा मत रटो, आप रटिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर। वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसी पर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा। समझ आया, क्लियर हुआ। अब अभी समझाएंगे कि v cos थीटा क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया, अभी समझाएंगे उसको। पहले इसको डिराइव कर लो। ऊपर का तीनों इक्वेशन कंबाइन कर दो, तो तीनों इक्वेशन कंबाइन करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा v sin थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इज इक्वल टू लग जाएगा k, ये हो जाएगा q b v sin थीटा। अगर k की वैल्यू आप 1 मान लेते हैं, इफ k इज इक्वल टू 1, तो k के 1 होते ही ये हो जाएगा b इज इक्वल टू q v। अब इसको आगे लिख सकते हो और b sin थीटा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होंगे, ये जो sin थीटा b के साथ लिखते हो ये इसका नहीं है, ये किसका है, क्योंकि जब वाइवा देने बैठोगे वो तुम्हारे सामने यही इक्वेशन वो लिखेंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ है, इक्वेशन दिया गया है। देखो जो पिछली बार का एग्जामिनर आया है वो यही सब पूछा है, तो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से पूछा जाएगा। हो सकता हो क्वेश्चन यहीं सब पे आए, वो ऐसे लिखेगा सामने और तुमसे कहेगा बताओ साइन थीटा किसका है, क्यू का है, वी का है कि बी का है। तो हमारा जनरल क्या, साइन थीटा जिसके साथ लिखा होता है हम उसी का चिपका देते हैं। एक्चुअल ये साइन थीटा इसका नहीं है, किसका है, इसका है, लेकिन क्योंकि याद करना इसका आसान होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, इसको बोलना
क्यू बी वी वी साइन थीटा, ये इसको प्रोनाउंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी। क्यू बी वी साइन थीटा से ज़्यादा आसान पड़ता है क्यू वी वी साइन थीटा, ये बोलना आसान पड़ता है, इसीलिए लोग लिखते हैं, बुक में भी आपको यही मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये साइन थीटा किसका कंपोनेंट है, वेलोसिटी का है, ये ध्यान रखिएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। अब एक बेसिक क्वेश्चन, ये K1 कैसे हो गया? बहुत सारी जगहों पर आप K1 देखेंगे, तो K1 हर जगह नहीं किया जाता है। K1 K की वैल्यू 1 वहीं की जाती है जहां पर यूनिवर्सल कांस्टेंट चीजें होती हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मूविंग चार्ज है, एंगल पर है, तो फोर्स लगेगा, कांस्टेंट कंफर्म है, फोर्स लगेगा। उस कंडीशन में एक कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान ली जाती है। अगर वैल्यू चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी तो 1 नहीं बोलेंगे आप। तो जहां पर कंफर्म है कि वैल्यू चेंज होगी वहां तो लगेंगे ही लगेंगे। समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये नॉर्मल हो गया आपका क्यू वी बी साइन थीटा। अब आप एक चीज ये बताइए, 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी इसमें, 3 चीजें। पहला, ध्यान से देखना, पहला फोर्स मिनिमम कब होगा, पहला आपसे पूछेंगे वो कि फोर्स मिनिमम कब होगा। अब आप बताओ क्यू तो आपके हाथ में है, 1 कूलम लेना है, 2 कूलम लेना है, 3 कूलम लेना, मिनिमम 1 कूलम ले सकते हो, तो वो तो आपके हाथ में है। वी क्या है, वेलोसिटी, वो भी आपके हाथ में है, आप अपने चार्ज को कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं वो भी आपके ही हाथ में है। मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आपके हाथ में है। देखा जाए अगर तो कितना स्ट्रांग, अगर बड़ा मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी, छोटा मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगी। मतलब जो आपके हाथ में नहीं है वो सब क्या नहीं है। यानी फोर्स इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा, और थीटा के साथ आगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है, साइन। इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा, साइन थीटा उतना ज्यादा, और थीटा की वैल्यू जितनी कम, साइन की वैल्यू उतनी कम। थीटा की मिनिमम वैल्यू कौन कौन सी डिग्री होता है, थीटा साइन की कौन कौन सी वैल्यू मिनिमम होती है, एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री। 0 अगर लेना चाहोगे, मिनिमम लेना चाहोगे अगर, तो आप अगर मिनिमम चाहोगे तो थीटा की वैल्यू आप क्या रख दो, या तो 0 डिग्री रख दो या तो 180 डिग्री रख दो, क्योंकि जैसे ही यहाँ साइन 0 रखोगे पूरा टर्म वो क्या कर देगा, 0, तो उस समय आपका जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया। दूसरा मिनिमम हो गया, तो दूसरा आपसे क्या वो पूछेंगे कि फोर्स मैक्सिमम कितना लग रहा है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो आपको थीटा क्या रखना पड़ेगा, 90, क्योंकि साइन 90 1, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो उस समय जो फोर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्यू वी बी, ये निकल जाएगा मैक्सिमम फोर्स, क्यू वी बी। समझ आया, क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा रियल लाइफ से एक्सपीरियंस करो। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस दीवार से निकली और उस दीवार में गई, ठीक है। मैं चार्ज पार्टिकल हूँ, मेरा ये जो हाथ है ये मान लो चार्ज पार्टिकल है, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये चार्ज पार्टिकल है और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे चल रहा है। तो अब हमको ये बताओ कि अगर ये ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट, सेम है, सेम है ना। अच्छा, उससे पहले ये ध्यान रखना भी सेम है। अच्छा, अगर इसको एज इट इज अभी यहां लिखें, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई, जिसका जो था जोड़ा उसके साथ उसको लिख दिया, इंटू कर दिया। साइन थीटा किसके प्रोडक्ट में आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में कि डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में, अच्छा ये जो लिखे हो ये उसका कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म में। अब इसको आप ले जाओ वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में ले जाओगे तो आप लिखोगे v क्रॉस, तो v क्रॉस b क्या हो जाएगा, a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो वैसे ही v क्रॉस b क्या हो जाएगा, v साइन थीटा इंटू b। समझ आया, क्लियर हुआ। मैग्नेटिक, अब इसको समझो, वेलोसिटी के पास हैं तो 2 कंपोनेंट, एक उसका परपेंडिकुलर वाला किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, और एक उसके पास है पैरेलल वाला किससे, मैग्नेटिक फील्ड पे। अब याद करो फिगर, ये वेलोसिटी थी, ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट था और ये उसका, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बोले थे, ऐसे बोले थे कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार से निकली उस दीवार में गई। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार से निकली और उस दीवार में गई तो ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है कि नहीं है,
और रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट हैं, एक जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और एक जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। आपको कौन सा उठाना है, कौन सा उठाना है? आपको परपेंडिकुलर वाला उठाना है, पैरेलल वाला नहीं उठाना है। समझ आया इतना? अब जो पूछ रहे हैं उसको ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार से निकला, उस दीवार पे गया, मेरा हाथ जो है वो आपका चाहिए चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, और मेरा चार्ज चल भी तो ऐसे ही रहा है, तो मेरे चार्ज की वेलोसिटी भी तो ऐसे ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हुआ? और अगर 0 डिग्री हो गया तो यहाँ जब रखोगे sin 0 तो फोर्स 0, तो फोर्स मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा? और देखो मिनिमम आएगा। दूसरे में क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज इस दीवार से निकली, उस दीवार पे गई, इस बार मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मेरे चार्ज की वेलोसिटी, मेरे चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। तो उस समय फोर्स, तो इसीलिए तो मैक्सिमम लगा। तो यही रीजन है यहाँ कौन सा वाला कंपोनेंट उठाया गया है, यहाँ कौन सा वाला कंपोनेंट उठाया गया है? परपेंडिकुलर, क्योंकि पैरेलल वाले कंपोनेंट पे वो क्या कर देगा? 0। अब इसी चीज को वो बढ़ा चढ़ा के स्टेटमेंट में लाइन में लिखेंगे कि इफ ए, अब वो जानते हो फ्रेम कैसे करेंगे, फिर यहीं पे क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। इफ अ चार्ज ऑफ 10 कूलम मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.3 टेस्ला, वो बकायदा लिखेंगे पूरी वैल्यू, 2.3 टेस्ला, द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज इज, करके 4 ऑप्शन फ्रेम कर देंगे। तब आप सोचिए क्या हो रहा है। आपसे वो कहेंगे आपको मैक्सिमम ही बताना। अब जैसे बच्चा क्या सोचेगा, उसको इतना तो पता रहेगा कि चार्ज दिया है 10 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2.3 टेस्ला, वेलोसिटी भी वो दे ही देंगे आपको 2 मीटर पर सेकेंड, थीटा नहीं देंगे, लेकिन वो आपसे पूछेंगे मैक्सिमम फोर्स। तो वो मैक्सिमम फोर्स का मतलब है वो ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि थीटा आपको वहाँ कितना रखना है, थीटा कितना रखना है आपको? 90 रखना है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें याद आया, समझ आया, क्लियर हुआ? ठीक। दूसरा, फोर्स निकाले हो, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? तो अभी तो मैग्नीट्यूड निकाले हो ना सिर्फ, अभी क्या बचा है इसका? तो डायरेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा कि इस जो फोर्स लग रहा है, इस बेचारे पे जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो इस पर फोर्स लगने का जो डायरेक्शन है उसको बताने के लिए उतरे थे फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने अपना रूल दिया था, डेट इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब समझो, पहले आपने एक रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट हैंड थंब रूल, एक रूल और आया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाना है और कहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। अभी कुछ दिन रुको, जनरेटर आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा, उसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी लगाना है, उल्टा भी लगाना है। वहाँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तो यार पेपर में कंफ्यूज हो गया, किस में लेफ्ट था किस में राइट था, तो ये कंफ्यूज हो गए आप। तो आप ऐसे याद रखिए, देखिए जो मैग्नेट वाला चैप्टर है, मैग्नेट वाले चैप्टर में, मैग्नेट वाला चैप्टर है बड़ा कन्फ्यूजन, वो लेफ्ट राइट बहुत करता है। तो मैग्नेट वाले में याद रखो कि आपने पहले सबसे पहले क्या, राइट थंब, तो राइट वाले के लिए तो एक ही रूल ही है, ये वाला, ये कॉमन है। तो एक के लिए ये राइट हैंड थंब रूल याद रखो और दूसरा उनका ये याद रखो। ज़्यादातर फिजिक्स में आपको ये यही मिलेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सिर्फ एक जगह मिलेगा, जनरेटर में, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। तो आप याद रखिए। अच्छा, किसी भी मूविंग चार्ज पर, किसी भी, ध्यान से स्टेटमेंट कान खोल के सुनो, किसी भी मूविंग चार्ज पर, किसी भी मूविंग चार्ज पर अगर वो चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा, इतना लगता है, ये उसका मैग्नीट्यूड बताए हो। अभी उस फोर्स पर लगने वाला क्या बचा है, डायरेक्शन बचा, डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन बताने के लिए कौन उतरा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो पहली बात उन्होंने ये कहा कि आपको ऐसा सेट करनी है अपनी 3 उंगली जो तीनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, थंब, 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर, तीनों एक दूसरे के क्या रहे आपके, पहले परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, ये क्लियर रखिए। कौन किसको क्या बताता है वो क्लियर रखिए। अच्छा, बताता है तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन बताएगा फोर्स का,
ये जो फोर फिंगर है ये बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो सेंट्रल फिंगर है आपकी ये बताएगा आपको वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी बताएगा। अब सबसे बड़ा सवाल दूसरा, हम सबसे पहले हमारे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम कौन सी उंगली रखेंगे पहले, तो याद रखो सबसे पहली उंगली आपकी फोर फिंगर जाएगी। मतलब आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अपनी उंगली रखेंगे पहले। जैसे देखो चलो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैं क्यू चार्ज की वेलोसिटी ऐसे कर दे रहा हूं। अब ध्यान से देखना, आपसे पेपर पूछेंगे गिव द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब आपको कैसे पता कैसे चलेगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है कि आउटसाइड? इनसाइड, पहला क्लियर हो गया। चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, मतलब मूविंग चार्ज है वो भी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। तो डायरेक्शन पूछा है मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, सबसे पहला काम आपको मैग्नेटिक फील्ड अपनी पहली उंगली फोर फिंगर किसके डायरेक्शन में रखनी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले पहली उंगली निकालो, फोर फिंगर कहाँ है? अंदर बाहर? तो लेफ्ट उठाना, तो पहले अंदर करो, हो गया। दूसरा काम है वेलोसिटी, तो मिडिल फिंगर खुलेगी किसके डायरेक्शन में? वेलोसिटी। और जैसे फिंगर ये वाला खोलोगे, ये जैसे खोलोगे अंगूठा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, आप अंगूठा रोक नहीं पाओगे, वो आप अगर जरा सीना रोको तो जैसे ही ये करोगे ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। अब आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। वेलोसिटी कहाँ है? इधर। तो उस पर चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी। ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। समझ आया? क्लियर हुआ? दूसरा, चलो फील्ड कहाँ है? बाहर। फील्ड कहाँ है? डॉट का मतलब फील्ड कहाँ है? तो सबसे पहले फोर फिंगर पहले बाहर, मतलब ऐसे जाएगा। आप ऐसे बैठे हैं तो आप ऐसे बैठे हैं तो आप अपना लेफ्ट उठाइए और पहले ऐसे करिए। ऐसे करना कैसे है चेक कर लो। जैसे तुम ऐसे बैठो ना, हम तो ऐसे बैठे ठीक है, बट अगर हम आपके पोजीशन में आएंगे तो आपको ऐसे करना है पहले। हो गया? ठीक है। अरे गधा, फील्डिया बाहर आवत बा है, तो जो बाहर आएगा तो फील्ड उंगली उसी डायरेक्शन में जाएगी ना। फील्ड बाहर आ रही है, हो गया। अच्छा, वेलोसिटी कहाँ है? फोर फिंगर का दिखाती है, तो उसको वहीं रख के, समझ आया? फोर फिंगर कहाँ गया? ये वाला बीच वाला सेंट्रल फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मेरी उंगली कहाँ आ रही है? बाहर। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है? वेलोसिटी कौन सी उंगली दिखाएगी? तो वेलोसिटी बोर्ड पे एरो देखो और मेरी उंगली देखो कहाँ है? नीचे ही तो है। अंगूठा ऑटोमेटिक दिखा दिया कि नहीं? तो इसका मतलब है इस पर फोर्स किधर लग रहा है? समझ आया? अब देखो एक चीज, ध्यान से देखना। अब बताओ फोर्स, बताओ फोर्स। हाँ बताओ फोर्स। इधर जा रहा है, इधर है। अब ऊ का हो पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर बताएगी। ये इधर है। कितना लगे? कहाँ डायरेक्शन क्या होगा फोर्स? बाहर आना चाहिए। अपवर्ड। फोर्स कैसे लगेगा इसमें? फोर्स जीरो नहीं हो गया? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल। और तुम ऐसे भी करके चेक कर लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे,
तो वेलोसिटी ऐसे नहीं कर दोगे। तो फ्लेमिंग ने पहले ही कहा ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तीनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए। तो ऐसे ही करते हैं। देखो अब देखो ऐसे करते ही मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हुआ, sin 0, तो 0 नहीं हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस चार्ज के ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगा। तो देखो हर समय फोर्स निकाला ही मत करा करो, पहले चेक कर लो क्वेश्चन एक्चुअल फोर्स लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, ये चेक करके तब निकाला करिए। बताओ फोर्स। कैसे बताइए? इन्वर्ट कहाँ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे। चार्ज इस बार, चार्ज का डायरेक्शन क्या है? चार्ज का जो डायरेक्शन है वो अंदर जा रहा है। तो क्रॉस और डॉट पे क्लियर रखो, वो अंदर बाहर, बाकी जिसको जो तरीका बताया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? तो पहली ही उंगली कहाँ जाएगी? नीचे गई। दूसरा काम किसका डायरेक्शन रखना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कहाँ जा रही है? वेलोसिटी यही तो बताएगी। तो अंदर इसको यहीं रख के अगर ऐसे घुमा दूं तो वेलोसिटी अंदर हो गई कि नहीं हो गई? वेलोसिटी कहाँ हो गई? देखो अंदर हो गई। देखो वेलोसिटी अंदर चली गई, फील्ड नीचे हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा कि नहीं लगा? इसका मतलब इस पे इस डायरेक्शन पर फोर्स लगा है। उंगली तोड़नी पड़ेगी, इसमें पूछेंगे वैसे दे देंगे, आपको बताना रहेगा फोर्स किधर लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ क्या लग रहा है फोर्स। इसे बताओ। नहीं तो जैसे है वैसे ही तुमको उंगली रखनी पड़ेगी, उससे नहीं मतलब है। जैसे पहले फील्ड रखो, वेलोसिटी ऑटोमेटिक करेगा। इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे करो, अंगूठा देखो ऑटोमेटिक बाहर, अंगूठा ऑटोमेटिक कह दिया बाहर। मतलब इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है? बाहर लग रहा है फोर्स। तो लिखोगे कैसे? F करके। इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स कहाँ आ रहा है? समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये रेडी रहिएगा, ऐसे में एक क्वेश्चन वो जरूर फ्रेम करेंगे आपके साथ। ठीक, तो इसको उतार लो, क्वेश्चन करके क्वेश्चन डाल के उतार लो। इसीलिए आगे रोके, अभी नहीं कराएं, इसको उतारो।